दोस्तों, प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते थे और यहाँ से निकले विद्वानों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। यही कारण है कि यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इन विश्वविद्यालयों की विशेषताएं, संस्थापक, पढ़ाए जाने वाले विषयों और इनके ऐतिहासिक महत्व को। तो आइए शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण चर्चा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। तो इसका स्थान वर्तमान में बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोस्तों बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ में वर्तमान में इसका जो भग्नावशेष है, जो आप देख सकते हैं, ये बिहार शरीफ में है और ये नालंदा जिला में है। इसके निर्माता की बात किया तो पाल वंश के प्रथम राजा गोपाल ने 8वीं सदी में इसका निर्माण किया था। और इसकी विशेषता की बात किया तो बौद्ध महाविहार और शिक्षा के केंद्र के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से यहाँ पर बौद्ध शिक्षाओं का ज्ञान दिया जाता था। पतन की बात किया तो बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और इसका नष्ट के काल और किसने इसका निर्माण कराया था। दोस्तों आगे हम देखेंगे दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है और हम लोग इसके आगे डिटेल देखते हैं। तो इसका स्थान बिहार के भागलपुर जिला में, ठीक है ध्यान रखिए दोस्तों, वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है ये। और इसके संस्थापक की बात किया जाए तो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने लगभग 8वीं-9वीं सदी ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और विशेषता की बात किया तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसे ध्यान रखिए तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है और मुख्य रूप से वज्रयान संप्रदाय का यह धर्म केंद्र था। ध्यान रखिए दोस्तों, वज्रयान संप्रदाय का यह बौद्ध धर्म केंद्र था। तो इसे ध्यान रखिए दोस्तों, वज्रयान संप्रदाय यानी वज्रयान बौद्ध धर्म का शिक्षा यहाँ दी जाती थी। और विषय की बात किया जाए तो दोस्तों तर्कशास्त्र, वेद, खगोल विज्ञान, साहित्य, व्याकरण, दर्शन आदि की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। पतन की बात की जाए दोस्तों तो 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। और ये बख्तियार खिलजी को क्या ही इतिहास में याद किया जा सकता है बुरे कामों के लिए। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों जगदल विश्वविद्यालय। तो जगदल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यह आपका उत्तरी बंगाल में है। उत्तरी बंगाल से मतलब है कि बांग्लादेश में। दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, वर्तमान में यह बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश में दोस्तों आपका ये धामरहाट जो जगदल गांव के आसपास में। ध्यान रखिए दोस्तों, बांग्लादेश में धामरहाट जिला है और उसमें आपका जगदल गांव है। वहीं पर इसका भग्नावशेष यानी रूइंस है। तो ये देख सकते हैं, उसका एक फोटो मैंने लगा दिया यहाँ पर, देख सकते हैं कितना भव्य था उस समय का ये विश्वविद्यालय। और इसके संस्थापक की बात किया दोस्तों पाल वंश के राजा रामपाल 11वीं से 12वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। विशेषता की बात की जाए दोस्तों तो वज्रयान संप्रदाय की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ध्यान रखिए दोस्तों, वज्रयान और हीनयान, उस समय बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थे जिसमें से यह वज्रयान संप्रदाय का शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। और इसकी महत्व की बात किया तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पतन के बाद जब नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था तो उसके बाद से इसमें जो भी विद्वान थे वो यहाँ पर आ गए थे, तो इसलिए प्रसिद्ध है। तो इसे आप लोग ध्यान रखें। बल्लभी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वर्तमान में सौराष्ट्र जो गुजरात के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, तो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और इसके समय यानी काल की बात की जाए तो 5वीं से 8वीं सदी के बीच में यह फला फूला और अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसकी संस्थापक की बात की जाए तो मैत्रक वंश के शासकों ने इसकी स्थापना की थी। तो इसे ध्यान रखिए दोस्तों, बल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना मैत्रक वंश के शासकों ने इसकी स्थापना की थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विशेषता की बात की जाए दोस्तों हीनयान बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। साथ ही प्रशासन, शासन कला, विधि, दर्शन आदि भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर किस किस विषय के एग्जाम का परीक्षा होता था और यहाँ पर पढ़ाए जाते थे वो सब ध्यान रखिएगा। यात्रियों की बात किया जाए कि यात्रियों का उल्लेख किया जाए तो चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ भ्रमण किया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है जीके में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग यहाँ पर आए हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसका स्थान है बिहार, वर्तमान में राजगीर में स्थित है। बिहार के नालंदा जिला में राजगीर के आसपास स्थित है। और इसका खंडहर आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य था। माना जाता है कि कई दिनों तक इसमें आग जलता रहा जब बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाया था। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, बौद्ध विहार है ये सब। और यहाँ के विश्वविद्यालय का ये खंडहर मैंने इमेज लगाया, आप लोग देख के अनुभूति कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का रहा होगा उस समय। स्थापना की बात की जाए दोस्तों
तो गुप्त काल में परंपरा के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम जो 5वीं सदी में थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसके उत्कर्ष काल की बात किया है तो हर्षवर्धन जो 7वीं सदी और पाल वंश धर्मपाल देवपाल ये 8वीं-9वीं सदी में समय में इसका उत्कर्ष महत्वपूर्ण था और ये उस समय अपने चरमोत्कर्ष पर था। विश्व में इसका नाम होता था। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्व से लोग आते थे, विश्व से यहाँ पर विद्यार्थी आते थे। विशेषता की बात किया तो महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, ये महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। संरचना की बात किया तो दोस्तों इसमें 8 परिसर था, साथ ही छात्रावास, पुस्तकालय जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था इसमें था। और क्योंकि कहा जाता है कि खंडर से ही पता चलता है कि वो अपने समय में कितना महान बिल्डिंग रहा होगा, तो जाकर के सचमुच पता चलता है। मैं गया हुआ हूँ। प्रमुख विद्वान की बात किया तो दोस्तों नागार्जुन, दिडवनाग, शिलभद्र, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, तो जैसे विद्वान वहाँ पर शिक्षा लेते थे और शिक्षा देते भी थे। यात्री की बात की जाए तो दोस्तों ह्वेनसांग 5 वर्ष तक वहाँ रहे थे, वहीं इत्सिंग 10 वर्ष तक वहाँ शिक्षा लिए और साथ ही पूरा विश्व में उस जगह का प्रसार किए कि किस तरह का वहाँ शिक्षा दी जाती थी। पतन की बात की जाए दोस्तों तो 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया और उसी समय इसका माना जाता है कि पतन हो गया था। दोस्तों इसकी विशेषता एक और कि दक्षिण एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय माना जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय दक्षिण एशिया के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय माना जाता है। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये प्राचीन विश्वविद्यालयों में से है, संभवतः सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय ही है। वर्तमान बात करते कहाँ पे स्थित है दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला के आसपास स्थित है। वहीं इसकी बात की जाए तो ये 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी और उसी समय ये प्रसिद्धि में था, तो ये विश्व प्रसिद्ध है, सबसे पुराना यूनिवर्सिटियों में। विशेषता की बात की जाए तो दोस्तों विश्व के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में इनकी गिनती होती है। इसकी प्रमुख विद्वान की बात की जाए दोस्तों तो कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, पाणिनि जिन्होंने व्याकरण की रचना की थे, कनाद जिन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था, जीवक जिन्हें चिकित्सक शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र के जनक माना जाता है भारत में, तो इन लोगों वहाँ पर शिक्षा देते थे, महान व्यक्ति थे वहाँ पे। यात्रियों के उल्लेख की जाए तो दोस्तों फयान 405 ईस्वी में वहाँ गए हुए थे, साथ ही ह्वेनसांग भी वहाँ गया हुआ था, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पतन की बात की जाए तो दोस्तों 5वीं सदी ईसा के बाद यानी 5वीं सदी में हुन द्वारा आक्रमण से ये पतन की ओर चला गया था, यानी हुनों के आक्रमण से ये विश्वविद्यालय पतन हो गई थी। इसमें दोस्तों कांचीपुर विश्वविद्यालय, और ये अपने आप में भारत के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से ये भी एक है। इसकी स्थापना की बात की दोस्तों ये तमिलनाडु में है। प्राचीनता की बात किया तो 1ली सदी ईस्वी में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और विशेषतः हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा यहाँ दी जाती थी। उत्कर्ष की बात की जाए दोस्तों तो पल्लव वंश यानी 6ठी से 9वीं सदी के बीच में अपने चरम उत्कर्ष पर थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों किसके संरक्षण में इसका हुआ था उत्कर्ष, तो पल्लव वंश के संरक्षण में। ध्यान रखिएगा। महत्व की बात की जाए तो दोस्तों वेद, शास्त्र, गणित, ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी यहाँ पे, तो इतने सारे विषयों की यहाँ पर पढ़ाई की जाती थी, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। कांचीपुर विश्वविद्यालय कब कहाँ, तो ये तमिलनाडु में है और 6ठी से 9वीं सदी के बीच में यह फला फूला था। माया राजुल या बमियान विश्वविद्यालय, और ये भारत में नहीं है, ये कहाँ है तो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में कहाँ है तो बमियान क्षेत्र, अफगानिस्तान का एक क्षेत्र बमियान वहाँ पे है। और इसकी बात किया तो दोस्तों ग्रीक, कुषाण, ईरानी शासनकाल लगभग 3री सदी से 7वीं सदी के बीच में ये महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई थी और फला फूला था। देख सकते हैं वहाँ का ये अवशेष है उस विश्वविद्यालय की। विशेषता की बात किया दोस्तों हिंदू, जैन और बौद्ध विद्वानों का प्रमुख केंद्र था और महत्व यहाँ पर हैतल यानी हुन वंश का मठ भी यहाँ पर था। तो ध्यान रखिए दोस्तों हैतल कहा जाता है जिसे मुख्य रूप से हुन के नाम से जाना जाता है, तो उनका भी यहाँ पर मठ था। और दोस्तों ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये कभी पूरी तरह से अच्छी स्थिति में थी, जैसे कि मतलब पूरा फिगर था, अच्छा मूर्ति स्थिति में था, लेकिन 2001 तालिबान लड़ाकों द्वारा इसे बारूद लगा करके और टैंक द्वारा इस पर प्रहार किया गया था और इसको नष्ट करने का प्रयास किया गया था। और उस समय इसका विश्व में तालिबानों का निंदा की गई थी क्योंकि ये एक विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिमाओं में से एक था। प्राचीनतम प्रतिमाओं की बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक था जो सबसे प्राचीन प्रतिमा थी। और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसे नष्ट कर दिया गया था और ये पत्थर को काट काट के बनाया गया था। और ये महात्मा बुद्ध का ये प्रतिमा था। ध्यान रखिए दोस्तों महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी। इसको तालिबान जो लड़ाका था, आतंकी था, बम लगा करके और टैंक द्वारा इसे उड़ाया गया था। दोस्तों बात की जाए पुष्पगिरी बिहार या ललितगिरी
जो उड़ीसा में, ध्यान रखिए दोस्तों, ललितगिरी और पुष्पगिरी बिहार कहाँ है? तो उड़ीसा में है। प्रश्न कई बार आए हुए हैं, बीपीएससी में भी आया हुआ है कि ललितगिरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसकी बात किया तो उड़ीसा में है। कहाँ पर? तो उदयगिरी पहाड़ियों के निकट है, ध्यान रखिए दोस्तों, उदयगिरी पहाड़ियों के निकट में स्थित है ये। स्थापना की बात किया तो दोस्तों 3री सदी के प्रारंभ में कलिंग राजाओं द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 3री सदी के प्रारंभ में कलिंग राजाओं द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विशेषता की बात किया तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ध्यान रखिए दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र था। उत्खनन से यहाँ बौद्ध स्तूप और विहार मिले हैं और इसकी प्रमाण आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस खंडर से जो प्राप्त हुई है इसके उत्खनन से। शास्त्रपीठ तक्षशिला विश्वविद्यालय के भाग, दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, शास्त्रपीठ है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के भाग है, ध्यान रखिएगा। और स्थान की बात की जाए तो दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान के कबूल घाटी यानी कश्मीर के निकट स्थित है ये क्षेत्र। और विशेषता की बात की जाए दोस्तों संस्कृत विद्वानों का प्रमुख स्थान यहाँ था, दोस्तों ध्यान रखिएगा। आपका ये कहाँ है? तो कबूल घाटी कश्मीर के निकट, और विशेषता में है संस्कृत विद्वानों का प्रमुख केंद्र यहाँ था। शारदा देवी का मंदिर भी था यहाँ पे, इसीलिए इसे शारदा पीठ भी कहा था। ध्यान रखिए दोस्तों, इसे शारदा पीठ भी कहा जाता है। किसे? तो कश्मीर घाटी में जो मंदिर है उसे शारदा पीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शारदा देवी की मंदिर हुआ करती थी। प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा एवं दर्शन का प्रमुख केंद्र यहाँ माना जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, प्राचीन काल में यह क्षेत्र वैदिक शिक्षा और दर्शन का प्रमुख केंद्र माना जाता था, ध्यान रखिएगा। और कहाँ है? तो आपका ये कश्मीर के निकट है। कहाँ? तक कबूल घाटी में, और उसका ये आप खंडर देख सकते हैं, ये रून्स है, ध्यान रखिए दोस्तों, ये रून्स है उसका। साथियों अमरावती विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश में अमरावती गुंटूर जिला में स्थित है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अमरावती विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गुंटूर जिला में है, ध्यान रखिएगा। और ये नालंदा जिला से लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और विशेषता की बात की जाए तो महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, ध्यान रखिए दोस्तों। बौद्ध, बार बार मैंने कहा कि बौद्ध धर्म में प्राचीन काल में दो प्रमुख संप्रदाय उभरे, जिसमें से एक था महायान, दूसरा था हीनयान। तो कई विश्वविद्यालय में हीनयान धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, कई विश्वविद्यालय में महायान से। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं महायान बौद्ध शिक्षा का यहाँ प्रमुख केंद्र था, यानी महायान धर्म से संबंधित था, ध्यान रखिए दोस्तों। प्रसिद्धि की बात किया दोस्तों तो बौद्ध स्तूप और शिल्पकला, जैसे कि विशेषकर अमरावती स्तूप कला के बारे में विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि अमरावती कला आपका अलग ही कला है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया दोस्तों, आप लोग नहीं देखे तो आकर के देख सकते हैं। समय की बात की जाए तो सातवाहन शासकों के संरक्षण काल में ये फला फूला था, और ये 2री से 3री शताब्दी के इस बीच में इसकी स्थापना हुई थी। और आप लोग इसके देख सकते हैं, ये इसका आपका भग्नावशेष है, ये आपका खंडर है, और ये आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देखरेख में वर्तमान में ये संरक्षित की जा रही है। और अमरावती विश्वविद्यालय के नाम पर ही वर्तमान में एक नए विश्वविद्यालय अमरावती विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है, जिसमें अच्छे से शिक्षा कार्य की जाती है। साथ ही इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वहाँ पर भी पुराने विश्वविद्यालय के स्थान पर एक नई विश्वविद्यालय, उसके बगल में नई विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से खुला हुआ है, जिसका पुनरुद्धार यानी दोबारा से ओपनिंग 2014 में की गई थी। इस टाइप के प्रश्न 2000 अभी 71वीं पीएससी के पीटी में भी पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार कब किया गया था? उत्तर था 2014। तो जैसे प्रश्न आप लोग देख सकते हैं।